हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट धातु और अधातु के आगे के कॉन्सेप्ट्स, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आयनिक यौगिक हैं उनके कैसे भौतिक गुणधर्म होते हैं और उन भौतिक गुणधर्मों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो आयनिक यौगिक हैं वो अलग अलग आयनों से बनते हैं। उसमें दो आयन होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। तो और ऋण आयन हम उन्हें कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और धन आयन उन्हें कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को देते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। आगे हमने देखा था कि जो ऋण आयन होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अधातु, क्योंकि वो ऋण लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। लेकिन जो धन आयन होते हैं वो क्या होते हैं, धातु। धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को देती हैं, दान करती हैं। ठीक है, और आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, जब हम धातु को अधातु से जोड़ते हैं तो वो क्या बनते हैं, आयनिक यौगिक। देखो, धातु के ऊपर प्लस चार्ज दिखाया है और अधातु के ऊपर नेगेटिव आवेश दिखाया है। उसके बाद आयनिक आबंध जो होते हैं वो कब बनते हैं, जब विपरीत आवेश मतलब ऋण आवेश और धन आवेश एक साथ जुड़ते हैं और आयनिक यौगिक बनाते हैं, तो उसमें आयनिक आबंध होता है। इसलिए आयनिक यौगिकों से बने आयनों से बने यौगिक जो हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या होता है कि एक जो है वो परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। आगे अब देखते हैं हम आयनिक यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला भौतिक गुणधर्म है भौतिक प्रकृति, कि ये कैसे होते हैं। इनके बारे में अगर हम देखें तो धन एवं ऋण आयनों के बीच जो होता है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत आकर्षण बल होता है, जिसके कारण ये ठोस और थोड़े कठोर होते हैं। लेकिन ये सामान्यतः भंगुर होते हैं और जैसे ही आप इस पर दबाव डालोगे या हथौड़े से आप इस पर वार करोगे ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कांच टूट जाता है ना टुकड़ों में, उसी तरीके से ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है, जैसे गल जाना या जो मतलब इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं आप, तो इंग्लिश में कहते हैं हम इसको। तो जैसे ही अगर आप आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि जो धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच का जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। अगला है घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में तो अच्छे से घुलनशील होते हैं, जलीय विलयन आसानी से बना देते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं केरोसिन की, पेट्रोल की, तो इन सब विलयकों में ये अविलेय होते हैं। अविलेय मतलब वो घुल नहीं पाते। आगे देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी है विद्युत चालकता। जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं ये ज़्यादातर अगर सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत को अपने में से प्रवाहित नहीं होने देंगे, क्योंकि आयन जो है वो गमन नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप बात करते हो कि हम इसके विलयन की बात करते हैं, जलीय विलयन की बात करते हैं, तो जलीय विलयन में क्या होता है, आयन जो हैं वो टूट जाते हैं, जिससे कि वो अच्छे से विद्युत को चालित कर पाते हैं। और दूसरा हम इसका ये भी देखेंगे कि जैसे ही आप आयनिक यौगिक को गलित अवस्था में लेकर आते हो, खाली आप उसे ही मेल्ट करते हो, आप विलयन नहीं बनाते, तो भी जो आयन्स है वो टूट जाते हैं, मतलब वो गमन कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, जिससे कि हमारे जो आयनिक यौगिक होते हैं वो अच्छे से विद्युत को मतलब विद्युत का चालक बन जाते हैं या विद्युत को अपने अंदर से पास होने देते हैं। इसका देखो डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर इस डायग्राम में। कैसे, ये जो छोटे वाले जो हमारे ग्रे डॉट हैं ये हमारे सोडियम आयन हैं, और जो ये हरे वाले हैं गोले ये हमारे क्लोराइड आयन हैं। ये हमारा सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। उसके बाद जैसे ही उसे पानी में डाला उसने टूटना शुरू कर दिया, यहाँ पर दिखाया गया अलग अलग। और फिर जब हम उसे और घोलते हैं तो वो इस तरीके से आ जाता है। अब ये देखो इसमें आयन्स उपस्थित हैं, तो ये आयन क्या करते हैं, विद्युत को चालित करने में या प्रवाहित होने में मदद करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं कैसे। एक और डायग्राम दिया हुआ है हमें यहाँ पर, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में देखो हम कैसे टेस्ट करेंगे। हम किसी भी लवण विलयन को ले सकते हैं। आप यहाँ पर नमक के ही लवण विलयन को ले सकते हैं। ये जो नमक का लवण विलयन ले लिया, ये वाला मान लिया कि हमने ये नमक के
अलग अलग कण हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें कुछ सोडियम आयन है, कुछ क्लोरीन आयन है। तो जैसे ही विद्युत, ये जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ पर बैटरी है, ये स्विच है, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे ये क्या होगा, ये पूरा सर्किट जो होगा वो यहाँ से कंप्लीट होगा, ठीक है। ये जो हमारी छड़ें हैं ये ग्रेफाइट की है, और हमने इसी चैप्टर में ये भी पढ़ा था, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की चालक होती है। तो जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा, यहाँ से यहाँ पर ईजिली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जो आपके आयन है वो मूव करेंगे, और जिससे कि ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, पूरा होगा। और पूरा होते ही क्या होगा, ये बल्ब जो है ये जलने लग जाएगा। जैसे ही ये बल्ब जलेगा, उससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो लवण विलयन है ये विद्युत का चालक है। अगर ये बल्ब नहीं जलता तो इसका मतलब जो ये लवण विलयन जिस भी चीज़ का है वो विद्युत चालक नहीं होगा। बट जनरली जो लवण विलयन होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमें भंगुर आयनिक यौगिक दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में बताया है थोड़ा सा, ये उसका डायग्राम भी दिया हुआ है। आगे एक और टेबल दी हुई है जिसमें आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि जो सोडियम क्लोराइड है, जो हमारा नमक होता है जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसका गलनांक कितना ज़्यादा है और उसका क्वथनांक भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब जो इनके बीच में जो बॉन्ड है, जो इनके बीच में आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। अब आगे हम देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमने क्या सीखा। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं और ऋण आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऋण आयन। दूसरा है इसी के साथ, परमाणु जो इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं या दान कर देते हैं और धन आवेश प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, धन आयन। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आयनिक यौगिक डैश डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे हम, क्या डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, दाब। जैसे ही हम उनके ऊपर दाब डालते हैं वो क्या होते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, मतलब ज़्यादा क्यों होता है। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक होता है वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो उनका आंतरिक जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है और उस बल को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो उच्च होता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का संचालन नहीं करते लेकिन गलित अवस्था में करते हैं, कारण बताइए। तो ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं हमारे आयनिक यौगिक हैं, उसके जो परमाणु हैं वो क्या होते हैं, आयन जो होते हैं वो आपस में मतलब उनका जो बल होता है, आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। लेकिन गलित अवस्था में क्या होता है कि वो जो होते हैं वो फैल जाते हैं, जिससे कि वो ईजिली जो विद्युत का जो है वो चालन कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है बेटा। पांचवा प्रश्न, आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता नामांकित चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाइए। तो आप इसमें जो ये डायग्राम दिया हुआ है हमारा, इस डायग्राम के माध्यम से, ये जो डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमने बैटरी, बीकर, ग्रेफाइट की रॉड, लवण विलयन और बीकर की हेल्प से हमने ये समझाया था कि अगर ये बल्ब जो है ये जलेगा तो ये जो लवण विलयन है आयनिक यौगिक का, जो हमारा ये जो लवण विलयन है वो क्या होगा, मतलब आयनिक यौगिकों से बना जो हमारा ये लवण विलयन है ये क्या होगा, विद्युत का चालक होगा। तो आप इस डायग्राम को बनाकर ये बता सकते हो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि जो आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।